आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो अब रियलिटी में ये होता क्या, असल में ना अगर कोई आपको धातु दे दी जाए या आपको कोई परमाणु दे दिया जाए तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन अपने आप निकलेंगे? अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये मार्कर हैगा, इस मार्कर को मैंने रख दिया है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो गए, निकल देंगे अपने आप? किसी कीमत पे इस मार्कर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, या किसी भी धातु से या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेंगे? जब उस धातु पर या इस मार्कर पे क्या डालोगे? आप प्रकाश डालोगे, जिसको बोलते हो आप प्रकाश विद्युत प्रभाव। कुल मिलाकर बात यह है कि प्रकाश के पास क्या होती है? ऊर्जा होती है। और अगर किसी धातु की प्लेट पर या धातु पर आप या एटम पर आप क्या करते हो? प्रकाश डालते हो, ऊर्जा देते हो, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर आता है। ऊर्जा तुम दे रहे हो, ऊर्जा मिल नहीं रही है आपको, किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आप ऊर्जा दे रहे हो, तो जितनी ऊर्जा आप दे रहे हो वो होता है ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, जिससे कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर को निकल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैंने ये न्यूक्लियस बनाया, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने एक सेल बनाई, इस सेल में मेरे पास क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाभिक के चारों ओर क्या करेगा? रोटेट करेगा, घूमेगा। ठीक है, नाभिक पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नाभिक पे चार्ज होता है पॉजिटिव। चलो मैं भी ठीक पॉजिटिव लिख देता हूँ, जरा ध्यान से देखना बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। अब आप ये बताओ, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स का नाम क्या होता है? आपने इंटर में बड़ी अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा, अट्रैक्शन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, अब अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको इस बल को तोड़ना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए हमें जितनी ऊर्जा चाहिए होगी वही क्या होता है हमारे पास? आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। ये ऊर्जा मैंने डाली, ऊर्जा आई और गिर गई, गिरने के बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जे गया, इलेक्ट्रॉन बाहर, ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉन बाहर। तो अगर किसी परमाणु के या फिर धातु के प्लेट के सामने खड़े होकर आप तपस्या करोगे कि इलेक्ट्रॉन आजा आजा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो कब आएगा? जब तक आप उस पर सूर्य का प्रकाश या फिर ऊर्जा उसको नहीं दोगे, तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाला है नहीं। प्रकाश से निकाला जा सकता है इलेक्ट्रॉन किसी और चीज? ऊर्जा दे दो, एनर्जी कर दो, हीट दे दो उसको। जितनी ज़्यादा हीट दोगे या फिर जितना आप उसको गर्म करते हो, बस हीट देना है आपको, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो जाएगा। और हर सेल की जो एनर्जी होती है, आपको पता है हर कक्षा की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। सभी सेल की एनर्जी सेम नहीं होती। सभी सोच रहे हो कि यार पहली कक्षा की ऊर्जा कम होगी या फिर दूसरी कक्षा की ऊर्जा दोनों बराबर बैठ गई, तीसरी की भी इतनी होगी, सबकी चेंज होती रहती है। जितनी सेल बढ़ती रहती है ना, अगर मैं न्यूक्लियस लूँ तो न्यूक्लियस के चारों तरफ पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, सबसे कम ऊर्जा किस कक्षा की होगी? बिल्कुल गलत बताया आपने, सबसे बाहर वाली कक्षा की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? वो तो बाहर है ना, वो तो बाहर है। अबे जब तुम लोहे को गर्म करोगे, लोहे की मैंने आपको एक गेंद दे दी, मैंने बोला है गर्म कर दो, तो सबसे ज़्यादा गर्म अंदर होगा या बाहर होगा? बाहर तो गर्म होगा, तो बाहर की ऊर्जा ज़्यादा होती है और अंदर की ऊर्जा कैसी होती है? कम होती है। थोड़ा दिमाग लगा जाए चीज़ के बारे में, ठीक है? तो थोड़ा दिमाग तो सोचा करो। तो ये न्यूक्लियस है मेरे पास, ये नाभिक है, नाभिक के पास में जो पहली कक्षा उसकी एनर्जी कम होती है, दूसरी कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा होगी, तीसरी की और ज़्यादा होगी। ठीक है, और हर एटम में इन सेल की जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सबके एटम की सेम नहीं होती, हाइड्रोजन की अलग होती है, हीलियम की अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो मेरे पास परिभाषा क्या बनती है इस समय आयोनाइजेशन पोटेंशियल की? जरा बताओ एक बार, क्या परिभाषा बनेगी? परिभाषा ये बनेगी कि किसी एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ती है वही क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। किससे? किसी एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ती है वही क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। ऊर्जा हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे, तो ऊर्जा हमारे द्वारा जा रही है ऊर्जा, तो हमारे पास तो कमी आ रही है, तो ऊर्जा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, कैसी होगी? यू नो कि अगर मैं एग्जाम्पल लेकर समझाऊं इस चीज़ को, पहले मैं लिख दूं उसकी परिभाषा। क्या परिभाषा? किसी न्यूट्रल एटम, किसी उदासीन एटम, उदासीन परमाणु से, किसी उदासीन परमाणु से, किसी उदासीन परमाणु से किसको? अंतिम इलेक्ट्रॉन को, अंतिम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए, समझ में आ रहा है इतना? ये बाहर निकालने के
लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बाहर निकालने के लिए, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है भाई ये? आवश्यकता होती है, ठीक है, आयनन विभव कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं सबसे पहले। विभव कहलाता नहीं। ये ज़रूरी नहीं होता, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अंतिम इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकालो। धातु से, किसी भी धातु से, किसी भी एटम से सभी इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं। क्वेश्चन आपका अच्छा था, ठीक है, किसी धातु से सभी इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और बोलते हैं हम सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन मान तीनों के कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से बाहर नहीं आते। अगर अलग अलग कक्षा से बाहर आएंगे तो आपको अलग अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर हुआ ये? इसके बाद देखो, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है आयनन विभव कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई IP, I फॉर आयोनाइजेशन, P फॉर पोटेंशियल। तो इसको शो करता हूँ मैं IP से, इसे शो करता हूँ मैं किस चीज़ से भाई? इसे IP से दर्शाते हैं, इसे IP से दर्शाते हैं। समझ में आया कुछ? इसे IP से दर्शाते हैं, I फॉर आयोनाइजेशन, P फॉर पोटेंशियल। अब केमिस्ट्री में इतने बड़े आयोनाइजेशन पोटेंशियल बार बार लिखते रहोगे, समय भी लगेगा आपके पास। तो समय की बचत करने के लिए हमने कैसे शो कर दिया इसको? IP से शो कर दिया। तो यू नो कि भाई इसे शो करो, इसका कोई यूनिट भी तो होगी। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है भाई, व्यक्त किया जाता है। काय में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो भाई मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ हाइड्रोजन वाला, क्योंकि एग्जाम्पल छोटा है तो हाइड्रोजन भी क्या है? छोटा ही है। तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। तो यू नो कि जब मैं हाइड्रोजन है, इससे जब मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो यहाँ जो I1 आता है वो आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यू नो कि हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन ये एटम है या मोलिक्यूल है? हाइड्रोजन एटम है। मोलिक्यूल किसे कहते हो आप? दो या दो से अधिक। मोलिक्यूल जो होता है वो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बनता है। तो जो हाइड्रोजन है ये सिंगल है, तो इसका मतलब क्या है? ये एटम होता है, कोई मोलिक्यूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो H2H+ एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? कैटायन है। कैटायन मतलब धनायन है। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कम है? बताओ ज़रा मुझे, इलेक्ट्रॉन कम है ज़्यादा है इसके पास? इलेक्ट्रॉन कम है। कितने कम है? तो भाई सिंपल सी बात है, हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो कैटायन के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन ही क्या होती है? कमी होती है। तो हाइड्रोजन का आयनन विभव कितना होता है? विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ब्रो, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो यहाँ तक तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो पूछो कि कहाँ कोई डाउट हो रहा है चीज़ के बारे में। देखो डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो गया तो आप उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाओगे। कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों का। इसके बाद देखो, मैंने जैसे बताया आपको, किसी धातु से सभी इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय आयनन विभव। और द्वितीय और तृतीय आयनन विभव यानी कि सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कैसा होता है? अधिक होता है। फर्स्ट से अधिक कौन सा होगा? सेकेंड से अधिक कौन सा होगा? थर्ड। उसके पीछे भी रीज़न आता है, अब वो रीज़न आपको खुद सोचना क्या होगा, ठीक है। पहले तो मैं तुम्हें लिख पाऊँ कि किसी धातु से हाँ, या किसी परमाणु बोल दो, किसी परमाणु से सभी इलेक्ट्रॉन हटाए जा सकते हैं। हटाए जैसे सभी निकाल दिए परमाणु से इलेक्ट्रॉन, तो उसे क्या हो जाएगा? जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, आयनन विभव कहते हैं। हाँ, अब बात यहाँ ये आती है कि प्रथम आयनन विभव का मान कम होता है, इससे ज़्यादा किसका होता है? द्वितीय आयनन विभव का। इससे ज़्यादा किसका होता है? तृतीय आयनन विभव का। क्या दिखाई दे रहा है ये? क्या ये दिखाई दे रहा है?
तो प्रथम आयन विभव का मान कम होता है, द्वितीय आयन विभव का मान ज़्यादा होता है और तृतीय आयन विभव का मान और ज़्यादा होता है। तो क्या रीज़न बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? जब आप पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो आयन विभव होगा प्रथम, दूसरा निकालोगे तो कौन सा होगा? द्वितीय, और जब तीसरा निकालोगे तो कौन सा होगा? तृतीय आयन विभव। रीज़न बताओ ज़रा क्या होगा? चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो फिर मैं इसका रीज़न बताने की कोशिश करूँगा अभी कि क्या रीज़न होता है ऐसा। इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मेरे पास एग्जांपल बैठेगा भाई, हीलियम से अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ, ध्यान से सुनना, हीलियम से अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो मेरे पास जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया बाहर गया तो मेरे पास I1 की जो वैल्यू आती है वो आती है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला आपने तो आपको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, अगर आप यहाँ से क्या करते हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो, लो साहब निकाल दिया मैंने, डबल प्लस आ गया, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिए, I2 आर इक्वल टू 54.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? तो यहां आप देखो कि I1 इक्वल टू है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और I2 इक्वल टू है 54.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों में से वैल्यू कौन सी ज़्यादा है? I1 कम है, I2 ज़्यादा है। I2 ज़्यादा है इसका मतलब है मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अब अगर हीलियम से आप तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, हो सकता है ये हीलियम से आप तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लोगे? क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हीलियम के पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिए, तो तीसरे इलेक्ट्रॉन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, ठीक है? तो I2 का मान, अब यहाँ I2 का मान ज़्यादा है किससे? I1 से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि भाई बात यहाँ ये आती है कि मेरे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है और इस नाभिक के चारों ओर मेरे पास एक सेल है, इस सेल में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो मेरे पास क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब मैं इससे दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो यहाँ देखो नाभिक, कौन सा भाई, नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बल का कौन सा बल काम कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बल कौन सा है? अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो बचा एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स अधिक लगाता है, यानी कि नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स का मान बढ़ जाता है। और जैसे ही बल का मान बढ़ा तो आपको इस फोर्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है? जिसके कारण क्या होता है, द्वितीय और तृतीय आयन विभव का मान क्या होता है, हमेशा बढ़ जाता, ठीक है भाई? तो मैं यहाँ ये लाइन लिखने वाला हूँ, देखो, ठीक है? I2 का जो मान होता है, I2 का जो मान है, ठीक है, किससे ज़्यादा है? I1 से अधिक है, I1 से अधिक है। अधिक क्यों है? क्योंकि क्या होता है भाई, क्योंकि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले, इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है भाई, अट्रैक्शन फोर्स के विरुद्ध, ठीक है, कुछ अधिक कार्य करना पड़ता है, कुछ अधिक कार्य करना पड़ता है, ठीक है भाई, करना पड़ता है। समझ में आया कुछ? तो I2 का मान हमेशा I1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स का मान बढ़ जाएगा, जिसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, क्योंकि तोड़ने के लिए इसको हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और यही रीज़न है कि I2 और I3 के जो मान होते हैं वो I1 से अधिक हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद देखो, अब पढ़ते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक होंगे जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करेंगे? पहला कारक बताओ जरा, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे तक देखते हैं फिर। देखो फिर डाल देता हूं मैं हेडिंग, आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा भाई, तो पहला कारक होता है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। हाँ भाई, जरा एक बार दिमाग लगाओ, जब मैं परमाणु का साइज बढ़ाऊंगा
तो परमाणु का साइज बढ़ने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा? साइज बढ़ाने पर, एटम का साइज बढ़ाने पर। चलो मान लेते हैं मेरे पास पहले एटम इतना था, अब मैंने एटम इतना बड़ा कर दिया, साइज बढ़ा दिया, तो साइज बढ़ाने पे क्या होगा? साइज बढ़ाने पर क्या हुआ? आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ा, बढ़ा घटा? और क्यों बताओ? ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो यहाँ देखो, ये मेरे पास नाभिक है और ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, माइनस प्लस। दूरी ज़्यादा है कम है? कम है, तो बल कैसा होगा? अट्रैक्शन फोर्स का मतलब बल हमेशा दूरी के अपोजिट होता है। किसी भी चीज़ में ले लो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के मामले, किसी भी चीज़ में ले लो, बल दूरी के अपोजिट होता है। तो बल जैसे दूरी कम करोगे अपने आप बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और दूरी बढ़ाओगे तो बल क्या होगा आपके पास? अब बताओ कहाँ ज़्यादा ऊर्जा दोगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यहाँ या यहाँ? ऊपर देंगे ऊर्जा ज़्यादा है। समझ में आ गया तुम्हारे लोग? ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज़ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो जब अगर इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा मजबूत है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है यहाँ पे, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है आपको यहाँ से तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, साइज बढ़ा, दूरी बढ़ी, बल क्या हो गया, कम हो गया। जब बल कम हो गया तो आपको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे, थोड़ी सी ऊर्जा दो, इलेक्ट्रॉन हिलता हिलता बाहर को निकाल आता। ठीक है, समझ में आया ये? तो जितना भी तुम साइज बढ़ाओ, आप क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि भाई एटम का साइज बढ़ने पर आयनन विभव क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि भाई न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब वो तुम्हारे पास क्या होती है, बढ़ जाती है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, और आपके पास आयन विभव घट जाता है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि एटम का साइज बढ़ाने पर, एटम का साइज बढ़ाने पर, ठीक है, एटम का साइज बढ़ाने पर आयनन विभव, शॉर्ट में लिख रहा हूं आईपी, क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि भाई न्यूक्लियस तथा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बीच जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है बेटे, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक? कम हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर है मेरे पास, सेकंड नंबर है चार्ज ऑफ एटम। चार्ज ऑफ एटम क्या है यार? चार्ज ऑफ एटम बताओ ज़रा मुझे, क्या चीज़ है ये चार्ज ऑफ एटम? बताओ ज़रा, दिमाग लगाओ एक बार, थोड़ा सोचो। क्या होगा कि अगर मैं न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ा दूँ, नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। अगर मैंने नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया तो क्या होगा, आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है, इनके कहने का मतलब यह है आपका कि भाई जैसे ही मैं न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ाऊंगा तो चार्ज बढ़ाने पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और उसके विरुद्ध इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक, तो आगे देखते हैं फिर। चलो ये मैं लाइन निभा दे रहा हूँ कि अगर आप न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ाते हो तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने पर क्या होगा कि भाई अट्रैक्शन फोर्स के विरुद्ध आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि आयन विभव बढ़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि चार्ज बढ़ाने पर, क्या एटम पर, ठीक है, क्या बढ़ाने पर, चार्ज बढ़ाने पर आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव बढ़ जाता है। आयनन विभव बढ़ जाता है, आयनन विभव बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई, बता दो रीज़न ये भी। क्योंकि अरे सब मैं बताऊंगा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है। एक थर्ड नंबर वो ले रहा हूं मैं, इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, आंतरिक कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों का क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो भाई, ठीक है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, क्या बात है, नाभिक को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल साफ साफ देख रहा, बड़ा अच्छा अट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच में,
माइनस प्लस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है बड़ा अच्छा वाला, कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, ये इधर है, ये इधर है, और अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में काम कर रहा। अब बीच वाला क्या आदमी आया, एक व्यक्ति और आ गया, बोला ले भैया, वो देख रहा है ना यार, हाँ देख रहे हैं, ये लगा दिया, पर्दा लगा दिया उसने एक, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, बोले ले बेटा अब देखो अट्रैक्शन बढ़ा घटा, पर्दा लगा दिया एक, आप देखेगा कूद कूद के देखेगा तो मैंने देखेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा, यहाँ अट्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ा या घटा, अट्रैक्शन यहाँ पे घट गया। इसको ये देखने के लिए अब नहीं मिलेगा, और जब इसको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा तो सिंपल सी बात है अट्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम होगा तो इस चीज़ का फ़ायदा कौन उठागा, आयनन विभव। भैया थोड़ी सी ऊर्जा दो तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर। कुल मिलाकर हमें करना क्या होगा, विद्युत आकर्षण बल को कम करना होगा। आकर्षण बल कम हो गया तो आपको कम आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी, आयनन विभव कम देना पड़ेगा आपको। यही तो चीज़ें होती हैं। अब जब बीच में इलेक्ट्रॉन घुसे तो क्या कर दिया ना, पर्दा लगा दिया एक, इसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, बहुत जगह यूज होता है इसका। ठीक है, तो बीच में क्या कर दिया, जब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करे, तो नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स का मान कम हो गया। जब फोर्स का मान कम हुआ तो आपको कम आयनन विभव आपको, यानी कम आयनन ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। समझ में आया ये, ऐसा होता है। इसमें कोई क्वेश्चन उठ रहा तो बताओ, दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है ऐसा, भाई इससे समझ में नहीं आ पा रहा है, या बताओ। नाभिक और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच में एक पर्दा लगा दिया, तो नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि नाभिक अब इन पे भी अट्रैक्शन लगाएगा, नाभिक इन पे भी अट्रैक्शन लगाएगा, और इन अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में भी फोर्स लगेगा, जिसको बोलते हो आप शिल्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हो उसको आप, शिल्डिंग इफेक्ट बोला जाता, परिरक्षण प्रभाव बोला जाता। ये बाहर की ओर धक्का देंगे, जब बाहर की ओर धक्का देंगे सिंपल सी बात है अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इनर सेल में, कौन से सेल में भाई, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर, इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है बेटे, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। जब कम हो जाता है अट्रैक्शन फोर्स, जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है तो क्या होता है, जिससे क्या होता है, आयनन विभव का मान भी, ऑलराइट, इससे आयनन विभव का मान क्या हो जाता है भाई, घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो ऐसा होता है, देखो इनर से इलेक्ट्रॉन, इनर मतलब अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश पर क्या प्रभाव पड़ा, आयनन विभव घट गया। एक 4th नंबर और पढ़ते हैं और यहाँ तक करें स्क्रीनशॉट। चलो एक पॉइंट और रह गया है, बताना मुझे 4th नंबर, और वह है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अच्छा ये बताओ, मैंने बोला 3D5 और मैंने बोला 3D10, फिर मैंने बोला 3D4, तो इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन ज़्यादा, जो जहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा कठिन पड़ेगा और देना भी बड़ा कठिन पड़ेगा। देखो ये फुल फील्ड है और ये वाला क्या है, हाफ फील्ड है, लेकिन ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, इसका मतलब है ये अनस्टेबल होता है, जहाँ से आप आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ से क्या होता है, ये तो हाफ फील्ड है और ये वाला फुल फील्ड है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना और देना क्या पड़ता है, बहुत ऊर्जा देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, सबकी जो एनर्जी होती है वो सबकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, यानी कि हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, जितने भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड विन्यास वाले ऑर्बिटल आते हैं सब स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब समझते हो ना, स्टेबल मतलब स्थायी होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है ना इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है। अब भाई ज़बरदस्ती आप अपने पास से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, ज़बरदस्ती तो निकाला जा सकता है ना, जैसे कील होती है, कील ना ठुक रही हो, ज़बरदस्ती टक टक करके ठोक दिया जाता है उसको, है नहीं, वही वाली कहानी इसमें होती है। दोनों के दोनों स्टेबल होते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसीलिए हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, कैसा हो आपके पास, हाफ फील्ड हो आधा भरा हो, या फिर कैसा हो, फुल फील्ड हो। ठीक है भाई, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड। विन्यास वाले कक्षक, ठीक है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड विन्यास वाले कक्षक जो होते हैं भाई, वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल होते हैं तो सिंपल सी बात है, जिनसे
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहर निकालना कैसा होता है, बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। इसलिए क्या होता है, इसीलिए ठीक है भाई, आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। आयनन विभव का मान क्या होता है बेटे, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए आयनन विभव का मान बढ़ जाता है, राइट। अच्छा ठीक है, 4 फैक्टर हो गए, चारों फैक्टर याद करो ठीक से। इसके बाद पढ़ाता हूँ मैं आपको वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, अवर सारणी में आयन विभव में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। डाल देता हूँ मैं हेडिंग, न्यू हेडिंग है ये वाला, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो इन ग्रुप अब समूह कैसे होते हैं आवर्त सारणी में। सबने आवर्त सारणी पढ़ रखी है, सबने देखी है, बीएससी में पढ़ रहे हैं आप लोग, तो सबने आवर्त सारणी देखी है। और आवर्त सारणी में जो होते हैं 18, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 क्या होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। और जो पीरियड होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। तो जो समूह होते हैं वो खड़े होते हैं और जो आवर्त होते हैं वो पड़े होते हैं, ऐसे तो होता है। तो अब बात ये आती है, ग्रुप में चलते हैं ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटेगा बढ़ेगा, बताओ जरा। ऊपर से काय में, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर पे ये ग्रुप है हमारा, ये 1 2 3 4 5 6, जब चलोगे आप नीचे की ओर तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है। सही बताया आपने, क्या होता है घटता है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, आयनन विभव घटता है। क्यों घटता है जरा मुझे बताओ। आयनन विभव घटता है बेटे, ठीक है। इसके 2 कारण हैं, इसके दिमाग लगा जरा, इसके 2 कारण हैं, बताओ जरा कौन कौन से कारण हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी है, इंटर में पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, हाई स्कूल तक में पढ़ी है। समूह पता चल गया आपके, समूह कौन कौन से होते हैं। जब चलोगे आप अप टू डाउन मूव करोगे तो आयनन विभव घटेगा। क्यों घटेगा, पहले तो अंदाजा लगाओ। मैंने जो तुम्हें लिखवाया फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसमें पहला नंबर मैंने लिखवाया तुम्हें साइज ऑफ एटम। जब साइज ऑफ एटम बढ़ता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटता है, आयन विभव घटता है। और जब साइज घटता है तो आयन विभव क्या होता है, बढ़ता। तो 2 पॉइंट्स है और एक लिखवाया मैंने चार्ज। जब साइज ऑफ एटम, जब एटम का साइज बढ़ेगा तो आयन विभव बढ़ेगा, और जब नाभिक पे चार्ज बढ़ेगा तो आयन विभव बढ़ेगा। 2 रीजन, दोनों रीजन मैं फॉलो करूंगा। पहला नंबर ये होता है कि जब आप चलते हो ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर तो साइज क्या होता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है। तो पहला नंबर मैं ये लिखूंगा, क्योंकि भैया क्या होता है कि साइज क्या होता है, बढ़ता है। हाँ, परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है, ठीक है भाई, परमाणु आकार बढ़ता है। सेकंड नंबर मेरे पास ये है कि नाभिक पर आवेश बढ़ेगा घटेगा, घटता है। नाभिक पर आवेश क्या होता है, घटता है। नाभिक पर आवेश घटता है, या प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता भी लिख सकते हो आप, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। चलो उसे मिटा के लिख दे रहा हूं मैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। समूह में जब चलोगे ऊपर से नीचे की ओर तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो आयन विभव क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब चलोगे ऊपर से नीचे की ओर तो दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, नाभिक पर आवेश क्या होता है, घटता है। जब आवेश घटेगा तो क्या आयन विभव भी क्या होता है, तुम्हारे पास घट जाता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं पीरियड में, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट। चलो फिर एक चीज और रह गई है अभी, इन अ पीरियड। सेकंड नंबर आ गया मेरे पास इसका, इन पीरियड। और यू नो कि भाई आवर्त में हमेशा हम बाएं से दाएं चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, अप टू डाउन मूव नहीं करते हम। ग्रुप में करते हैं अप टू डाउन मूव, लेकिन पीरियड में हमेशा हम क्या करते हैं, पीरियड में हमेशा हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। और अभी भी मैं लेफ्ट टू राइट मूव करने वाला हूं। तो पहला देखो, ठीक जो मैंने ऊपर लिखवाया उसका ठीक उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे देखो, तो
पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है भाई। आयनन विभव क्या होता है? बढ़ता है। आयनन विभव, आयनन विभव बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बढ़ता है, क्यों बढ़ता है बेटे? अरे बताओ क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसके दो रीजन है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि भैया जब लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो परमाणु आकार क्या होता है? घटता है, चाहे डी ब्लॉक का हो या फिर लैंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आकार क्या होता है, मतलब जब चलोगे बाएं से दाएं तो आकार लगातार क्या होता है? घटता जाता है। लास्ट तक आकार क्या होता है? लगातार घटता है। हर श्रेणी का सीरीज यही होती है। जितने भी आवर्त होते हैं बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है? हमेशा घटता है। जब आकार घटेगा तो क्या होगा? आयन विभव अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। तो पॉइंट दे रहा हूँ मैं, परमाणु आकार, मेरे पास पॉइंट है परमाणु आकार क्या होता है? परमाणु आकार हमेशा, दूसरा पॉइंट क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है ना, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आवेश बढ़ता है। और ये टॉपिक जो है पूरा शायद क्लियर हो गया होगा। इसमें तीन चीज़ें आई हैं। पहली चीज़ ये है इसकी डेफिनेशन, कि आयनन विभव की डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड चीज़ जो मेरे पास आई है वो आई है फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और थर्ड चीज़ जो आई है मेरे पास वो आया वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। क्या क्या वेरिएशन होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो डेफिनेशन भी याद हुई आपको। और फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो आयनन विभव को प्रभावित करते हैं, वही मैंने बता दिया आपको। और लास्ट पॉइंट में क्या है मेरे पास? वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। तो ये पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाता, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।